फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सुनील गुप्ता और मैं न्यूरो में मास्टर्स हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि सर, एक पेशेंट्स है जिन्होंने स्पेशली कमेंट किया था कि सर प्लीज़ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पर वीडियो बनाइए, क्योंकि एक यंग एज का बच्चा है 21 ईयर ओल्ड का, जिसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है। तो उसने रिक्वेस्ट की है, तो इसलिए मैं ये आप सब लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आज के डेट में बड़ा ही देखने को मिल रहा है। जो यंग बच्चे हैं उनमें देखने को मिल रहा है, खासकर बॉयज़ में। और ये बेसिकली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपकी ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, जो बॉडी की सेल्फ प्रोड्यूस की गई प्रॉब्लम इसको बोल सकते हैं, जो बॉडी खुद ही पैदा करती है, ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और ये रिलैप्सिंग होती है, ठीक हो जाती है, फिर आ जाती है, फिर ठीक होती है, फिर आ सकती है, या बार एक कंटिन्यूशन में लंबे समय तक भी रह सकती है। तो बेसिकली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होता है क्या है कि आपका जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आना चालू हो जाती है। और जो जॉइंट, जो आपकी हड्डियाँ होती है, जो जॉइंट होता है इस तरीके से, जैसे नी का जॉइंट होता है, इसके ऊपर सनमाइका होता है, यानी कि साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, उसका घिसाव चालू हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसका घिसाव होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा एक्यूट पेन होता है, और एक्यूट पेन होने की वजह से पेशेंट चलने के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचता है कि मैं चलूँ कैसे, और पेन बहुत ज़्यादा उसमें होता है, और एक्यूट पेन होता है इसमें। तो इसमें एक्टिविटी में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो स्टार्टिंग एज में हम क्या करें कि जिसकी वजह से ये हमारा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ना बढ़े। और इसके सबसे ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो है जॉइंट डैमेज और बॉडी का स्टिफनेस, बॉडी मूवमेंट सारा ब्लॉक हो जाता है। तो बेसिकली जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में है, आपको ऑर्थोपेडिक से भी और जो रोमेटोलॉजिस्ट हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और करने के बाद जो कुछ सिलेक्टिव मेडिसिन है जो उसके लिए स्टार्ट होती हैं, वो मेडिसिन आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आपके बॉडी का इन्फ्लामेशन है वो कम हो। और जितना कम इन्फ्लामेशन होगा उतना ही आपकी जो बॉडी की स्टिफनेस है, पेन है, स्वेलिंग है, वो कम रहेगा। और कम होने की वजह से फिर आप अपना एक्टिविटी को बढ़ा सकते हो आप। तो बेसिकली इसमें जितना रोल आपका मेडिसिन का है, उतना ही रोल आपका एक्सरसाइज का भी है। अगर आप मेडिसिन के लिए लेते रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो बॉडी आपकी स्टिफ होगी और जॉइंट आपके स्टिफ होना चालू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके मूवमेंट हैम्पर्ड होंगे और एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो हमें एक्टिविटी कम नहीं करना है, क्योंकि मैंने क्लिनिक पर अपने बहुत सारे केसेस देखे। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि पेन की वजह से एक्टिविटी ही नहीं करते हैं, पूरे दिन बिस्तर पर लेटे रहते हैं या बैठे रहते हैं, बोलते हैं सर मैं चलता हूँ, फिरता हूँ, या फिर स्टेयर अप एंड डाउन करता हूँ तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन बच्चों से जिनको भी हुआ है 16 एज 70 एज में, जिन लोगों को स्टार्टिंग होती है, या 16 से लेकर 30 की एज में बड़ा ही कॉमन है जो देखने को मिलता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो बेसिकली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स हैं या पे स्टार्ट होता है, तो मेडिसिन के साथ साथ एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका डे बाई डे जो भी एक्टिविटीज़ है वो हैम्पर्ड होती जाएगी, मसल्स आपकी वीक होती जाएंगी और मसल्स में सोरनेस बढ़ेगा आपका। जितना मूवमेंट कम करेंगे उतना पेन ज़्यादा होगा, और जितना मूवमेंट मेंटेन रखेंगे उतना आपका मस्कुलेचर और जॉइंट का पेन मेंटेन रहेगा और कम रहेगा, क्योंकि वो मोबाइल होगा, सर्कुलेशन मेंटेन होगा, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी, तो मसल्स आपकी वेस्टिंग की ओर नहीं जाएगी। तो इसलिए एक्सरसाइज ही बहुत ज़रूरी है। जितने भी जो भी अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट से आप मिलोगे तो वो भी आपको बताएंगे, ऑर्थोपेडिक या फिर रोमेटोलॉजिस्ट से मिलोगे तो वो भी आपको एक्सरसाइज ही बताएंगे कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, वो आपको करना ही करना है। फिजियोथेरेपी जब बहुत ज़्यादा पेन होता है, फिजियोथेरेपी आप करा सकते हो उसमें। तो मैं आज आपको केवल इसमें इनिशियल कंडीशन में, जब भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस स्टार्टिंग होती है और बॉडी में स्टिफनेस होती है और जॉइंट में स्टिफनेस होती है, तो आप क्या कर सकते हो उससे आपका, ताकि पेन कम हो। बेसिकली जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है वो हमारी लो बैक से स्टार्ट होती है। लो बैक में जो सैक्रोइलियक जॉइंट होता है आपका, ये पीछे, अगर आप पीछे अपने कमर पे हाथ रखेंगे तो दो आपको डिप्रेशन टाइप के जो फील होते हैं, जो गड्ढे टाइप के दो होते हैं, वो आपका PSIS होता है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन आपका जो है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आपको मिलेगी। और लोअर जो लंबर रीजन है आपका, लंबर L5 L4 L5 L5 S1 के बीच में आपको स्टिफनेस सबसे ज़्यादा मिलेगी। और जो हिप जॉइंट है, जो सैक्रोइलियक जॉइंट से है, तो उसके साथ साथ हिप में भी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम्स जो राइज होती है स्टार्टिंग में। तो आपको करना क्या है, अपन लो बैक, जो ये आपका लो बैक एरिया है, इसको स्ट्रॉन्ग रखना है। इसको हमें बिल्कुल भी रिजिड या टाइट नहीं होने देना है, क्योंकि बेसिकली जो मेन सिम्टम्स हैं आपके एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के वो है बम्बो स्पाइन। बम्बो स्पाइन का मतलब स्ट्रेट लाइक दिस,
एकदम सीधी हो जाती है स्पाइन हमारी, क्योंकि जो हमारा कमर का रीजन है आप लोग ने भी देखा होगा, कमर हमारी अंदर की ओर थोड़ी सी होती है, यानी कि उसमें कर्व होता है और वो कर्व पूरा स्ट्रेट हो जाता है। तो जब स्पाइन पूरी स्ट्रेट हो जाती है तो उसमें क्या है, डिस्क बल्ज होने के चांसेस भी हैं, पीआईवीडी होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि बोन के बीच में जो डिस्क है वो कंप्रेस होने लगेगी, क्योंकि उसका डायमीटर कम होने लगेगा स्ट्रेटिंग की वजह से। तो बेसिकली करना क्या है, आपको अपनी लो बैक मसल्स और जॉइंट को फ्री रखना है। उसके लिए जनरल कुछ एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, उससे आप मेंटेन रख सकते हो और बहुत ज़रूरी है मेंटेन रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस। ठीक है, स्टार्ट। तो आपको करना क्या है, आपको सीधा लेट जाना है और काफ़ी जो स्टार्टिंग एज में जो स्टार्टिंग जब कंडीशन में होती है तो ये आपके ये पूरा एरिया बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, ये वाला हिप का एरिया जो है, तो सीधे लेटने में काफ़ी ज़्यादा पेन आता है। तो करना है कि आपको जनरल एक्सरसाइज है जो कि नी टू चेस्ट एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। तो इस तरीके से आपको पकड़ना है अपनी नीज़ को और चेस्ट की ओर लेकर आना है। इस तरीके से जब आप करोगे तो पूरा स्ट्रेच फील होगा आपको ये, और पीछे इवन इस एरिया में भी पेन फील होगा आपको। तो इसको स्ट्रेच करना है जनरली और रिलैक्स। इस तरीके से 5 to 10 टाइम्स आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पेन आपका। अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो 5 टाइम्स आप स्टार्ट कर सकते हो। 5 टाइम को स्ट्रेच करना है लाइक दिस, बोथ लेग के लिए। इसके बाद आपको करना क्या है, सेम जो हमारी पाइरीफॉर्मी मसल होती है, जो कि मैं पुरानी वीडियो में भी बता चुका हूँ, पाइरीफॉर्मी की स्ट्रेचिंग करनी है लाइक दिस। ये जो है इस तरीके से आप पहले इस तरीके से पैर को पकड़ना है, एक हाथ यहाँ पे रहेगा, दूसरा यहाँ पे रहेगा। जब आप स्ट्रेच करोगे तो ये पूरा पेन आएगा, और जिन भी लोगों के इफेक्टिव ऐसा जॉइंट भी इफेक्ट हो गया तो यहाँ पे भी पेन फील होगा। तो जितना भी पेन फील कर सकते हो या जितना भी पेन आप बियर कर सकते हो थोड़ा ही बियर करना है और स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच एंड रिलैक्स एंड स्ट्रेच एंड रिलैक्स। इस तरीके से ये दोनों लेग से 5 टाइम्स आप स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से बैठ जाना है। ये आप सोच रहे होंगे सर क्या कर रहे हैं, ये आपको करना क्या है, इस तरीके से दोनों जो पंजे हैं इनको आपस में मिलाना है, इस तरीके से पकड़कर इस तरीके से आपको बैठना है। और बैठने के बाद आपको इस तरीके से ये बटरफ्लाई करनी है। ये आपने देखा होगा बाबा रामदेव बड़ा ही कॉमन एक्सरसाइज बताते हैं सबको। इस तरीके से इसको करना है, इस तरीके से 10 to 15 टाइम। क्योंकि जब भी हम अर्ली स्टेज में देखते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, तो ऐसा ही जॉइंट के साथ आपका ये जो ग्रोइन रीजन है ये भी आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है। ताकि ये ब्लॉक ना हो आपके हिप जॉइंट, तो इसको अंदर की तरफ यूँ स्ट्रेच करना है, और स्ट्रेच करके ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज आपको करनी है। एटलीस्ट 20-30 टाइम इसको रिपीट करिएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, पैर को नीचे करके बैठना है, और नीचे करने के बाद दूसरे पैर को इस तरीके से रखना है आपको, और इसको इस तरीके से भी आप स्ट्रेच कर सकते हो। अगर आप वो बटरफ्लाई नहीं कर पा रहे तो स्टार्टिंग आप इससे कर सकते हो। तो आप इसको करोगे, पैर जब ऊपर रखोगे तो आपको नीचे को प्रेस करना है। जब प्रेस करोगे तो बहुत ज़्यादा पेन और यहाँ पे आपको फील होगा, तो इस तरीके से आपको स्ट्रेच कर सकते हो प्रेशर देकर। इसको भी 5 to 6 टाइम रिपीट करना है, बोथ लेग में इस तरीके से रखना है और करना है इस तरीके से स्ट्रेच। प्रेशर देना, आप जब प्रेशर दोगे तो पेन फील होगा। इस पोजीशन में अगर आप करोगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है आपको। करना क्या है, बैठना है आपको ऊपर बेड पर, इस तरीके से बैठ जाना है। और बैठने के बाद आपको ये हाथ के आगे की ओर लेके जाना है और पूरा नीचे हेड डाउन करना है। जब आप करोगे तो इस एरिया में पूरा स्ट्रेच फील होगा। इस तरीके से स्टार्ट करो, ठीक, इस तरीके से बैठना है। इस तरह बैठने के बाद जब आप अपने हाथों को आगे तरफ लेकर जाना है और ये स्ट्रेच करना है, और जब आप करोगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच और पेन फील होगा। इस तरीके से तो इसको रिपीट करना है
5 to 6 टाइम आपको इसको रिपीट करना है। इसके बाद एक पोजीशन है, इसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन है बड़ी ही कॉमन है और आज की डेट में लोगों ने छोड़ दिया है क्योंकि इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करते हैं। बेसिकली करना क्या है, आपको बेसिकली इस पोजीशन में बैठना है। आपको अगर आप इस पोजीशन में बैठ लेते थे यानी कि आपकी जो लो बैक एरिया है वो काफ़ी अच्छा है और फ्लेक्सिबल भी है। तो बेसिकली जिन भी लोगों को प्रॉब्लम होगी वो इस कंडीशन में कभी भी नहीं बैठ पाएंगे और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी बैठने में इस तरीके से। तो वो कर क्या सकते हैं कि जैसे कि आपको बैठना है तो आप किसी वॉल का या किसी का सपोर्ट ले सकते हैं। बैक साइड में जाकर जो आपके हील्स है बेसिकली नीचे बैठ के बनाओ। तो आपको इस तरीके से किसी का सपोर्ट ले लेना, कोई वॉल है या उसका सपोर्ट लेकर बैठ सकते हैं। और ध्यान रखना है ये जो फुट हैं आपके ये उठे नहीं होने चाहिए, हील पूरी प्रॉपर नीचे होनी चाहिए और कोशिश करनी है कि आप जितना आगे की ओर झुक सको। इस तरह की ये पोजीशन, इसको मेंटेन रखना है आपको एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स तक मेंटेन रखना है। फिर खड़े होना है, फिर इसको मेंटेन रखना है। इस पोजीशन में जो आपका हिप है वो मैक्सिमम फ्लेक्शन में जाएगा और आपकी जो लो बैक है वो भी फ्लेक्शन में जाएगी। इससे क्या है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन होगी। जो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे डैमेज होने लगती है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, तो वो मेंटेन होगी। ये काफ़ी पेनफुल एक्सरसाइज है जिन भी लोगों को है, तो ध्यान रखिएगा, धीरे 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 करिएगा या हीटिंग पैड लेकर उसके बाद ट्राई करिए, तो उससे बहुत रिलीफ मिलेगा आपको ये करने पर। तो इस तरीके से करना है आपको 3 to 4 टाइम। तो ये मैंने जनरल एक्सरसाइज जो 6 एक्सरसाइज बताई है, जनरल एक्सरसाइज है जो कि अर्ली आपका जो जब डेवलप होता है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस उस कंडीशन में आपको करनी चाहिए। और जब करोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि लेट स्टेज में अगर आपको 1 साल हो चुका है तो आपको ये एक्सरसाइज जो भी मैंने बताई तो करने में बहुत ज़्यादा पेन होगा और आप शायद कर भी ना पाओ। तो उसके लिए फिर आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना होगा और वो आपकी हेल्प करेंगे और वो आपको एक्सरसाइज कराएंगे। और जिन भी बच्चों का भी स्टार्टिंग कंडीशन है तो ये एक्सरसाइज अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो आपका ये ब्लॉकेज नहीं होगा और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी। तो आपके जॉइंट भी डैमेज कम होंगे और आपका लाइफ एक्टिविटी और मूवमेंट भी आपका मेंटेन रहेंगे। सो प्लीज़ इन एक्सरसाइज को करिए। अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है और मुझे व्हाट्सअप भी कर सकता है या फिर इसमें मेरे वीडियो में भी कमेंट कर सकता है या मेरे क्लिनिक पे आके मिल सकता है। तो फर्दर मैं उसको आगे का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो भी आगे बता दूंगा और आगे क्या क्या कर सकते हैं आप ये भी बता दूंगा। और जितना ही एक्सरसाइज आपकी इम्पोर्टेंट है उतना ही मेडिसिन भी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लोग मैंने देखा कि मेडिसिन बंद कर देते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं, यहाँ पेन झेलते रहते हैं। तो ये सब मत करिए क्योंकि जॉइंट आपके बहुत जल्दी डैमेज हो जाएंगे और जो शायद आपकी 50 या 60 की एज में जॉइंट्स की एज होती है वो आपकी 30-35 की एज में आ जाएगी। तो अपने एक्सरसाइज को करते रहिएगा और फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी मूवमेंट मेंटेन रखिए और मेडिसिन भी प्रॉपर लेते रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।